विद्यार्थियों नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने मनु जो भारतीय राजनीतिक विचारक हैं इसके संदर्भ में चर्चा की थी। विद्यार्थियों मनु के जन्म के संदर्भ में कई प्रकार के विद्वानों में मतभेद के पश्चात हमने बताया पिछली वीडियो में कि ये माना जाता है कि संसार में मनुष्य के रूप में प्रकट होने वाले प्रथम पुरुष ब्रह्मा के मानस पुत्र स्वयंभू मनु ही थे और मनु प्रथम पुरुष के साथ प्रथम स्त्री के रूप में शत्रुपा को माना जाता था। विद्यार्थियों और इससे उत्पन्न संतान मानव कहलाई और इस प्रकार से सृष्टि का विकास हुआ। विद्यार्थियों आप जैसा कि जानते हैं मनुस्मृति मनु की सबसे विश्व प्रसिद्ध रचना है और मनुस्मृति की रचना काल के संबंध में भी विद्वानों में एक मत नहीं है। डॉक्टर वीसी सरकार मनुस्मृति को 150 वर्ष ईसा से पूर्व का ग्रंथ मानते हैं। इसी प्रकार हंटर मनुस्मृति को 600 ईसा पूर्व से भी अधिक पुराना ग्रंथ मानते हैं। इसी प्रकार डॉक्टर सालेटोर ने मनुस्मृति की रचना काल के संबंध में 1900 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया है और यहाँ तक कि कुछ लोग तो मनुस्मृति को रामायण और महाभारत काल की रचना मानते हैं। विद्यार्थियों यद्यपि विद्वानों में मनुस्मृति की ग्रंथ के संबंध में एक मत नहीं है और इसके रचना काल के संबंध में विद्वानों में मतभेद अवश्य हो, परंतु इस ग्रंथ की श्रेष्ठता को सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है। विद्यार्थियों पिछली वीडियो में मैंने यह भी बताया कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु ने देवी उत्पत्ति के सिद्धांत को स्वीकार किया है और मनु कहते हैं कि ईश्वर ने राजा की इंद्र, वायु, यम, कुबेर, सूर्य, अग्नि, वरुण और चंद्र आदि का अंश लेकर इस सृष्टि की रचना की और राजा इन तत्वों से युक्त होने के कारण संसार का रक्षक और पोषक होता है। साथ ही राजा जिस सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है उसके कारण व्यक्तियों के द्वारा उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। इससे यह स्पष्ट है कि राजा संप्रभु शक्ति का प्रतीक है। राजा में सर्वोच्च शक्ति विद्वान है। यहाँ मैंने पिछली वीडियो में स्पष्ट भी किया कि राजा के अंतर्गत जो सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च सत्ता विद्वान है
उसका आधार क्या है? आधार के संबंध में मैंने बताया कि धर्म और दंड ये दोनों उसकी सर्वोच्च शक्ति का आधार है। धर्म के संबंध में मनु ने बताया और उल्लेखित है कि धार्यति इति से धर्म, जो धारण करने योग्य है वह धर्म है। और धारण करने योग्य नैतिक विचार है, आदर्श है, दया है, सहयोग है, भलाई है, मित्रता है, लोगों का जन कल्याण है। ये सारी चीजें धारण करने योग्य हैं और इसकी रक्षार्थ राजा को प्रजा की कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। यही उसकी सर्वोच्च शक्ति संप्रभुता का आधार है। दंड से हमारा तात्पर्य जहां पर राजा को यह लगे कि धर्म की रक्षा नहीं हो रही है, अपितु धर्म का विनाश हो रहा है, धर्म का स्थान अधर्म ने ले लिया है, उस समय राजा धर्म की रक्षा करने के लिए दंड का उपयोग करेगा। दंड के द्वारा राजा धर्म की रक्षा करते हुए प्रजा के कल्याण का कारक बनेगा। इस प्रकार धर्म और दंड के द्वारा राजा के अंदर सर्वोच्च शक्ति का विद्यमान होती है। विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में मैंने बताया कि राजा के बाद राज्य के सप्तांग सिद्धांत के संबंध में मनु के क्या विचार हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, मनुस्मृति में राज्य के स्वरूप का जो उल्लेख मिलता है वो मनु ने राज्य के 7 अंग अर्थात प्रकृति बताए, जो इस प्रकार है। पहला, राजा के 7 अंगों में या राज्य के 7 अंगों में पहला अंग मनु ने स्वामी को माना है। और स्वामी से यहां तात्पर्य राजा से ही होता है। और दूसरा अंग मनु ने मंत्री को माना है। और तीसरा अंग मनु ने पुर को माना है। चौथा अंग राज्य को बताते हैं। पांचवा अंग कोश्य है। छठा अंग दंड से है। और सातवां अंग मित्र से है। इस प्रकार राज्य की ये 7 प्रकृतियां राज्य के 7 अंग कहलाती है। और इस प्रकार मनु अपने सप्तंग सिद्धांत का यहां उल्लेख करता है। विद्यार्थियों, यदि हम यहां चर्चा करें कि राज्य का क्या कार्य क्षेत्र है, तो मनु के अनुसार राज्य के कार्य क्षेत्र का बहुत अधिक वर्णन मिलता है, विस्तृत वर्णन मिलता है। उसने राज्य के दायित्वों में प्रजा की सुरक्षा के साथ साथ समाज कल्याण के कार्यों को भी मनु ने इसमें सम्मिलित किया है। और मनु ने राज्य के जो कार्य बताए हैं वो इस प्रकार है। पहला कार्य मनु राज्य का बताता है प्रजा की सुरक्षा करना। राजा का दायित्व है, राज्य का कर्तव्य है कि वो सर्वप्रथम प्रजा की सुरक्षा करे। प्रजा की रक्षा के कार्यों को मनुस्मृति ने प्रमुख दायित्व के अंदर स्वीकार किया है। और उनके अनुसार राजा का प्रथम दायित्व राज्य की जनता की रक्षा करना है। मनुस्मृति में इस कार्य का इतना अधिक महत्व है कि राजा का अस्तित्व ही प्रजा के रक्षण पर आधारित है। अर्थात राजा तभी अपने अस्तित्व को स्वीकार कर सकता है जबकि वो प्रजा की रक्षा करे।
दूसरा कार्य मनु ने जो यह निर्धारित किया है वह है पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याण का कार्य। मनुस्मृति में राजा का प्रमुख दायित्व प्रजा का पालन माना गया है। साथ ही मनु ने व्यक्तियों के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि के पुरुषार्थों की व्यवस्था का कार्य राज्य के प्रमुख कर्तव्यों में सम्मिलित किया है। और राजा का यह भी दायित्व है कि वह प्रजा की संपत्ति की रक्षा करे। राजा प्रजा के सुख दुख संबंधी कार्यों की जानकारी प्राप्त करे। वह यह भी व्यवस्था करे कि प्रजा की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति समय समय पर होती रहे। इस प्रकार वेलफेयर का कार्य राज्य का दूसरा प्रमुख कर्तव्यों के अंतर्गत आता है। विद्यार्थियों, अगला जो कार्य मनु ने बताया है वह अर्थव्यवस्था संबंधी कार्य। मनु ने अर्थ को व्यक्ति के जीवन में प्रमुख स्थान दिया है। साथ ही साथ राज्य का यह दायित्व है कि वह राज्य जनता की आर्थिक उन्नति को सुनिश्चित करे तथा प्रजा की संपत्ति की रक्षा करे तथा प्रजा से कर ग्रहण करे, यानी कि जो टैक्स की व्यवस्था है वो व्यवस्था भी वो प्रजा से ही प्राप्त करे। और इस प्रकार अर्थ की, धन की व्यवस्था करने का कार्य राज्य का प्रमुख दायित्व है। विद्यार्थियों, चौथे कार्य के अंदर यदि हम देखें तो मनु ने चौथा कार्य इसका माना है प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन। मनु ने प्रशासनिक प्रणाली को राज्य के कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक माना है। और मनु के अनुसार शासन प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए और ये देखें कि कर्मचारी प्रजा को दुखी नहीं करें बल्कि अपने दायित्वों का पूर्ण रूपेण पालन करें। कभी कभी क्या होता है, देखने में यह आता है कि वहाँ की राज्य के जो प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी हैं वो प्रजा के कल्याण के कार्य करने के स्थान पर प्रजा को ही कष्ट और दुख पहुंचाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार के दुख और कष्टों से निजात पाने के लिए, निजात देने के लिए मनु ने राज्य के प्रशासनिक दायित्वों का उत्तरदायित्व राजा पर निर्धारित किया है। और राजा ये देखे कहीं ऐसा न हो कि उसके अधिकारी और कर्मचारी प्रजा को ही दुखी करने में लगे हो। यदि इस प्रकार का कोई कार्य किया जाता है तो राजा का दायित्व है वो इस प्रकार के अधिकारियों और कर्मचारियों पर नियंत्रण रखें। विद्यार्थियों, इसके अलावा यदि हम अगला कार्य इसका देखें तो वह अंतरराज्य संबंधों का संचालन करने का कार्य भी राज्य के प्रमुख दायित्वों के अंतर्गत आता है। विद्यार्थियों, राज्य के अत्यधिक आवश्यक कार्यों में से यह कार्य अंतरराज्यीय संबंधों का संचालन करने से संबंधित है। और इसके अंतर्गत शासक ये सुनिश्चित करे, राजा ये निश्चित करे कि प्रजा के कल्याण की दृष्टि से अनावश्यक युद्ध न हो। अर्थात कहने का तात्पर्य है वे अनावश्यक युद्धों को टाले एवं साथ ही परराष्ट्र संबंधों के सफल संचालन द्वारा बाहरी आक्रमणों से जनता की सुरक्षा करे। और मनु ने इस दृष्टि से शासक को मंडल सिद्धांत और षणगुण नीति का पालन करने का सुझाव दिया। मंडल सिद्धांत और षणगुण नीति के द्वारा विद्यार्थियों मनु ने दूसरे राष्ट्रों के साथ राज्य के क्या संबंध होने चाहिए, किस प्रकार के संबंध होने चाहिए कि वह सफल राज्य का सफल संचालन कर सके। विद्यार्थियों, मंडल सिद्धांत और षणगुण नीति के आधार पर मनु ने राजा को यह सलाह दी है, यह सुझाव दिया है कि बार बार युद्ध ना हो और बाहरी जो राज्य हैं वो अपने राज्य पर अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप ना कर सके, अनावश्यक रूप से आक्रमण ना कर सके
इसलिए आपको मंडल सिद्धांत और षडगुण नीति का पालन करना चाहिए और इस प्रकार से अंतर्राज्यीय संबंधों के संचालन करने में राज्य की अर्थात राजा की प्रमुख भूमिका होती है, जिसका निर्वहन उसको अच्छी तरह से करना चाहिए। विद्यार्थियों, इसके बाद अगला कार्य मनु ने बताया है कि न्याय व्यवस्था संबंधी कार्य भी राज्य का दायित्व है, राज्य का प्रमुख कर्तव्य है। मनुस्मृति में राज्य के सबसे अधिक प्रमुख दायित्व के रूप में न्याय को वर्णित किया गया है और राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु ने प्रसंगवश ये कहा है कि नीति तथा धर्म पर आधारित न्याय को स्थापित करना राज्य का प्रमुख दायित्व है, कर्तव्य है। कहने का तात्पर्य है, नीति जो कहती है, धर्म जो कहता है, आचरण जो कहता है, आदर्श जो कहता है, उसके आधार पर राज्य का दायित्व है कि वो न्याय को स्थापित करे और उसके अनुसार राज्य अपनी दंड शक्ति के द्वारा सभी व्यक्तियों को अपने दायित्वों का पालन कराने के लिए पाठ पढ़ाए और व्यक्तियों को कर्तव्यों के उल्लंघन करने पर उन्हें रोकें और दंड के द्वारा उन्हें दंडित करें, जिसके कारण के धर्म की रक्षा हो, आदर्श की रक्षा हो, नीति की रक्षा हो। धर्म, आदर्श और नीति की रक्षार्थ जो व्यवस्था दिखाई देती है वही न्याय की व्यवस्था है और यह कार्य राजा के द्वारा ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों, इसके अलावा अगला जो कार्य निर्धारित किया है मनु ने, वो ये है कि सामाजिक व्यवस्था के नियमन का कार्य भी राज्य का है, अर्थात राजा का है। सामाजिक व्यवस्था का नियमन भी राज्य के प्रमुख कर्तव्यों में मनु ने माना है और राज्य समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति के कर्तव्यों का निर्धारण करते हुए उनकी पालना को सुनिश्चित करे। मनुस्मृति के अनुसार सामाजिक व्यवस्था का आधार भी मनु ने धर्म को माना है और मनु ने यह स्पष्ट किया है कि राज्य व्यक्तियों के स्वधर्म के पालन के लिए बाध्य करे। स्वधर्म के पालन से समाज के आधारभूत संगठन और उसकी व्यवस्था की रक्षा होती है। इस प्रकार राज्य के व्यापक कार्य क्षेत्र, राज्य का लोक कल्याणकारी स्वरूप स्पष्ट होता है और ऐसे प्राचीन भारतीय राज्य को जनहितकारी राज्य कहा गया है, बतलाया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक व्यवस्था के सुनिश्चित करने का कार्य भी राज्य का है, राजा का है और सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार से सुनिश्चित होगी कि व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करे और राज्य का दायित्व है, राजा का दायित्व है कि वो व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करने के लिए उसे विवश करे, उसे मजबूर करे। और स्वधर्म का पालन क्या है कि उसके क्या दायित्व है, उसके क्या कर्तव्य है, ये उसका स्वधर्म है, खुद का धर्म है। अर्थात क्या उसको धारण करना है, क्या उसको पालन करना है, नीति और आचरण के अनुसार, आदर्शों के अनुसार, नियमों के अनुसार उसे अपने कर्तव्य और दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से करना है। और जब व्यक्ति अपने अपने स्वधर्मों के अनुसार अपने दायित्व और कर्तव्यों का पालन समय समय पर करते रहेंगे तो ऐसी व्यवस्था निश्चित रूप से समाज के लिए लाभकारी होगी, उपयोगी होगी और सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार से सुचारू ढंग से संपन्न होती चली जाएगी। इसलिए मनु ने यहाँ पर सामाजिक दायित्व का, सामाजिक व्यवस्था करने का कार्य भी राज्य पर छोड़ा है। विद्यार्थियों, इस प्रकार हम इस वीडियो में राज्य के दायित्व और कर्तव्य, राज्य के कार्य क्षेत्रों का वर्णन करने के पश्चात अगली वीडियो में मनु को लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।